प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यम्। वोच्छम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 10वीं लोकानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत समझ लीजिए इसका समापन की ओर अपन है और षड द्रव्यात्मक लोक का स्वरूप यहाँ बताया और उसको स्वरूप बताते हुए जीव का विस्तार से वर्णन किया। बाकी 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है, किस तरह से वस्तु व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप है, वो सारा वर्णन करने के बाद में अब उसको जाना किस प्रकार से जाता है, तो जानने के उपायों के रूप में प्रमाण और नय का वर्णन उसमें से भी नयों का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। नय किसे कहते हैं? तो ये थोड़ा सा यद्यपि हम यूज में लेते हैं पर परिभाषात्मक रूप में थोड़ा हमको कम आता है और परिभाषा नहीं आती है तो फिर ऐसा होता है कि भाव भी ख्याल नहीं आता है। तो थोड़ा हमको अपने शब्दों में ये आना चाहिए क्योंकि नए शब्द बार बार में आता रहता है। नहीं तो निश्चय नए, व्यवहार नए, ये तो यूज में आते ही रहते हैं। तो नए किसे कहते हैं? बोलिए स्मिता आंटी। शुद्ध ज्ञान के अंश को न कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं, ये परिभाषा है। और अपनी भाषा में हम अगर समझना चाहेंगे, किसी को समझ में नहीं आया शुद्ध ज्ञान क्या और उसका अंश क्या, ये नहीं समझ में आया, तो अब नए किसे कहेंगे? कथन करने की पद्धति को नय कहते हैं। कथन करने की पद्धति को नय कहते हैं। ये अति व्याप्ति धूर से दूषित है थोड़ा। ये और कथन वक्ता के करने की अभिप्राय पद्धति को, वक्ता कथन के करने की अभिप्राय पद्धति किसी की भी कुछ भी हो सकती है। खैर मतलब एकदम दोषयुक्त नहीं है, उसको अपन लगाएं तो कथन करने की पद्धति मतलब उसमें एक शब्द और लगा दे, अपेक्षा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कथन करने की पद्धति का मतलब भी वो है कि हम किसी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए अपेक्षा सहित जो कथन किया जा रहा है या जाना जा रहा है, क्योंकि अकेला कथन ही नहीं है न, कथन और वचन दोनों रूप से है। कथन यानी वचन और ज्ञान दोनों रूप से है। तो अपेक्षाकृत कथन करने को अथवा अपेक्षाकृत जानने को नय कहा जाता है। तो शॉर्ट में अपन कहें तो नय का मतलब है अपेक्षा। अपेक्षा को और दूसरे शॉर्ट शब्दों में कहें तो नय का मतलब है दृष्टिकोण, एंगल जिसे कहते हैं, इस एंगल से, इस दृष्टि से, वो भी नय है। बोलिए। मैम ऐसे बोल रही थी कि वस्तु में अनंत धर्म है, तो किसी एक धर्म की विवेक्षा लेके जो कथन किया जाता है वो नय है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके जो उस वस्तु का कथन किया जा रहा है
वो नए, ये सब नए की परिभाषाएं हैं। लेकिन सब परिभाषा लागू पड़ती है, पर कब कौन सी परिभाषा वो हमारे को लगानी है किस जगह पे, बस वो देखना है। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु में से, क्योंकि वो सबको नए, दूसरे शब्दों में नए किसे कहते हैं कि मुख्य गौण करने की पद्धति, जो अपेक्षा पद्धति कह रहे हो ना, मुख्य गौण करके कथन करना या मुख्य गौण करके जानने की पद्धति को नए कहते हैं। तो अब वस्तु तो इतनी बड़ी है, इतने सारे अनंत गुण धर्म है, सबको एक साथ कहा भी नहीं जा सकता, सबको एक साथ जाना भी नहीं जा सकता। तो उसमें किसको अभी मुख्य कर रहे हैं? अभी जैसे हमने पिछली क्लास में 4 दान पढ़े, तो 4 दानों में से अब वर्णन एक एक का ही 1 बाय 1 ही करेंगे ना। जब श्लोक में भी नाम लिखेंगे तो उसमें भी तो क्रम पड़ेगा। एक श्लोक में अपने को दिख रहा है एक साथ चारों के नाम लिखे, लेकिन पहले आहार, फिर औषधि, फिर उपकरण और फिर आवास, ये क्रम पड़ा ना। तो इसका नाम भी वास्तव में नय है। ये जो मुख्य गौण करके कथन किया गया है उसका नाम नय है। और कोई परिभाषा कुछ छूट गई, कुछ रह गई हो? बोलिए पूर्णिमा आंटी। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। बहुत बढ़िया। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो नय का मतलब हमारा वही जो जो हम कह रहे हैं ना, अपेक्षा। तो ये वक्ता की क्या अपेक्षा, जो कह रहा है, जो बता रहा है, वो किस एंगल से कह रहा है, वो किस तरफ से बता रहा है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। और ऐसी कैसी दूसरी परिभाषा? बोलिए अर्चना जी। ज्ञाता के अभिप्राय को ज्ञाता के अभिप्राय को, जानने वाले के अभिप्राय को नय कहते हैं। कहीं भी श्रोता के अभिप्राय को नय नहीं कहा। सुनने वाले का क्या अभिप्राय है? या तो वक्ता जिस अभिप्राय से बोल रहा है, श्रोता को उसको समझना चाहिए, या फिर जानने वाला जिस अभिप्राय से जान रहा है, वो तो ज्ञाता में तो सिंगल है, लेकिन वक्ता के साथ श्रोता का कॉम्बिनेशन है ना। तो वो श्रोता का है, हम तो इस अभिप्राय से समझ रहे थे कि आप अपने अभिप्राय से समझोगे तो वो नया नहीं होगा, वो नया भास होगा, वो गलत हो जाएगा, समझना गलत हो जाएगा। वक्ता जिस अभिप्राय से कह रहा है उसी, अब जैसे वक्ता कह रहा है वस्तु नित्य है, तो वक्ता का अभिप्राय क्या है कि वस्तु को द्रव्यापेक्षा नित्य बताना। अब श्रोता अपना अभिप्राय लगाए, मेरा अभिप्राय तो पर्याय का था, तो ऐसा नहीं चलेगा। वक्ता जिस अभिप्राय से कथन कर रहा है, इसलिए वक्ता के अभिप्राय को अथवा श्रोता के अभिप्राय को नय कहते हैं। और नय जो शुद्ध ज्ञान का अंश कहा, तो वास्तव में सम्यक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के आगे एक विशेषण और लगा दें, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश या उसका भेद वो नय है। नय कौन से ज्ञान में होते हैं? शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। 5 ज्ञानों में से शुद्ध ज्ञान में ही नय होते हैं, और सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं, बिना अपेक्षा वाले। नय का मतलब ही अपेक्षा है वास्तव में, तो इसलिए बिना अपेक्षा के अगर कोई नय कहा जा रहा है तो वो नय है ही नहीं। इस तरह से ये नयों का स्वरूप हमने देखा। अब ये जो नय है, यहाँ 2-3 प्रकार से नयों के भेद बताए। कौन कौन से भेद बताए, कोई बताएंगे नयों के भेद के जो ग्रुप यहाँ बताए हैं? बोलिए ललतेश जी। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। बढ़िया। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। पर्याय। और कोई इसके अलावा और कोई भेद? बोलो पारुल। शब्द ने, ज्ञान ने और द्रव्य ने। हाँ, अर्थ ने, उसको द्रव्य ने को अर्थ ने, पदार्थ की फिर अर्थ ने, ज्ञान ने और शब्द ने, ये। और इसके अलावा और कौन से नए बताए? अभी कौन से नए चल रहे हैं? बोलिए पद्मा जी। आवाज आवाज चालू करिए। शालिनी, चलिए आशा आंटी बोलिए। तो ये सातों वाले नए, निगम संग्रह व्यवहार सूत्र वाले नए। एक बढ़िया। निश्चय नए, व्यवहार नए भी है। हाँ, एक अभी ये तो द्रव्य, यहाँ अब जो बहुत बताए हैं, सारे।
यहाँ जो पे बताए उसकी बात, तो यहाँ नैगम आदि द्रव्य नय सात पढ़ नय। रहे, तीनों नैगम द्रव्य आदि, नय पढ़, तीसरा द्रव्य नय हो गया। अब पर्यायवाची नय पढ़ेंगे। हाँ, तो यह नैगम आदि 7 नय बताए। इसके अलावा तो अन्य ग्रंथों में निश्चय व्यवहार नय और 47 नय प्रवचन सार में उनकी भी चर्चा मिलती है। और द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक की मैंने बताया था, अन्य ग्रंथों में जो मूल में द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र आदि जो नय चक्र के ग्रंथ हैं, वहां तो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायर्थिक नय के 6 भेद वो किए हैं। पर यहाँ नैगम आदि नयों 7 नयों में ही द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक को डिवाइड करके यहाँ बताया गया है। तो उसमें से ये जो 7 नय हैं, कौन कौन से 7 नय हैं, ललतेश जी नाम याद करने। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भू, ये 7 नय हैं। इनमें से 3 नय तो द्रव्यार्थिक रूप हैं और बाकी के 4 नय पर्यायार्थिक रूप हैं। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं और पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं और पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? अंकल आप बताएंगे। जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक ने, जो पर्याय को विषय बनावे वो पर्यायार्थिक ने। बढ़िया। जो द्रव्य को विषय बनाए, द्रव्य को मतलब वस्तु तो है द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से जो द्रव्य को विषय बनाता है, द्रव्य को मुख्य करता है, वो द्रव्यार्थिक नय है। और द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से जो पर्याय को विषय बनाता है या पर्याय को मुख्य करता है, वो पर्यायार्थिक नय है। तो इन 7 नयों में से नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये 3 तो हैं द्रव्यार्थिक नय। कल अपन ने नैगम नय की चर्चा की थी और संग्रह और व्यवहार नयों की चर्चा कल अपन ने की थी कि जो किसी जातिगत, किसी आधार पर, नहीं किसी जाति या किसी अन्य आधार पर जो वस्तुओं को संग्रहित करता है, उनको इकट्ठा करके कथन करता है, वो कहलाता है संग्रह नय। और जो उस संग्रह नय द्वारा जो इकट्ठी की गई वस्तुएं हैं, उनमें जो विधि पूर्वक भेद करता है, वो कहलाता है व्यवहार नय। भेद करने वाला व्यवहार नय, इकट्ठा करने वाला संग्रह नय। नाम से ही, संग्रह के नाम से समझ में आ रहा है, संग्रह कर रहा है मतलब इकट्ठा कर रहा है, और व्यवहार नय है वो भेद करने का काम कर रहा है। इस तरह से ये 2 नय समझ लो एक तरह, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इस तरह के दोनों नय है। इन नयों में किसी को कुछ पूछना है? उसके 2 अपन ने भेद किए थे, शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय, शुद्ध व्यवहार नय और अशुद्ध व्यवहार में। किसी को कोई कुछ शंका, डाउट? पढ़ा सोचा विचारा ही नहीं होगा कि कल की क्लास के बाद आ जाके बैठे, इसलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गाथा नंबर है 274, 274। अब पर्याय आर्थिक नय के भेद कहेंगे। पेज नंबर है 122, 102 नंबर का पेज है, नहीं 122 नंबर का पेज है। कार्तिक अनुप्रेक्षा। अब पर्याय आर्थिक नय के भेद कहेंगे। उनमें पहले ही ऋजु सूत्र नय का स्वरूप कहते हैं। बोलना प्रीति। जो वर्तमान काले जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम अर्थम अथ पज्जाय परिणदम अर्थम संतम साहदि सव्वम संतं साहदि सव्वम तम विनयम ऋजुनयम जान। तं विनयं ऋजूनयं जान। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम अर्थम संतम साहदि सव्वम तम विनयम ऋजुनयम जान। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम् अर्थं
सन्तं साहदि सव्वं तं विनयं ऋजूनयं जान। जो वर्तमान काले, जो नए, वर्तमान यानी वर्तमान, जो वर्त रहा है वर्तमान काल में, अथ पज्जाय परिणदम, अथम, अथ यानी अर्थ, पज्जाय यानी पर्याय, अर्थ पर्याय से, परिणदम यानी परिणत, और अथम यानी पदार्थ। अर्थ पर्याय से परिणमत, परिणमित जो द्रव्य पदार्थ है उसको संतम साहदी सव्वम, संतम यानी सत्स्वरूप, साहदी सिद्ध करता है, सव्वम यानी सब, सबको, जो अर्थ पर्याय से परिणमित जो द्रव्य है, जो वस्तु है, उसको, उन सब को सतरूप सिद्ध करता है। तम विनयम, वह, नयम यानी नय, ऋजुनयम जान, उस नय को, यानी वह नय ऋजुनय है, या उस नय को ऋजुनय यानी ऋजु सूत्र नय पूरा अपन बोलते हैं, इसमें ऋजुनय का है, वह नय ऋजु सूत्र नय है, या उस नय को ऋजु सूत्र नय जानो। अन्वयार्थ, जो नय वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत पदार्थ को सबको सतरूप सिद्ध करता है, वह ऋजु सूत्र नय है। पढ़ते हैं गाथा और पद्यानुवाद। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम अथम संतम साहदि सव्वम तं विनयं ऋजुनयं जान। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम अथम संतम साहदि सव्वम तम विनयम ऋजुनयम जान। जो वस्तु अर्थ पर्याय में परिणमित है वर्तमान में, सतरूप को जो साधता ऋजु सूत्र ने वह जानिए। देखिए, ऋजु सूत्र ने किसे कहते हैं? ये ऋजु सूत्र ने है जो वर्तमान पर्याय को विषय बनाता है। पर्यायार्थिक ने की बात चल रही है, एक तो ये कह सकते हैं, या फिर उसके विषय के आधार पर ही, वास्तव में तो इनके विषयों के आधार पर ही इनको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भेदों में बांटा है। तो ये पर्याय को विषय बना रहा है, और किसको विषय बना रहा है? कौन सी पर्याय को? एक समयवर्ती पर्याय को जो विषय बनाता है उसका नाम है ऋजु सूत्र ने। अब वर्तमान काल में, वर्तमान काल कितना होता है? वर्तमान काल कितना होता है? वर्तमान वास्तव में तो एक समय का होता है, सब एक उंगली दिखा रहे हैं, एक समय का वर्तमान होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक समयवर्ती जो पर्याय को जो नए विषय बनाए, वो तो ऋजु सूत्र नए है, वो तो वास्तव में ऋजु सूत्र नए है। लेकिन हमको एक समय पकड़ में आता है क्या? हम देखो, नयों का प्रयोग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है मीन्स कौन से ज्ञान वाला कर रहा है नयों का प्रयोग? मति शुद्ध ज्ञान वाले, केवल ज्ञानी भगवान तो नयों का प्रयोग तो कर नहीं रहे, वो तो केवल ज्ञानी है, उनके तो सभी मुख्य है। तो शुद्ध ज्ञानी यानी शिवोपशम ज्ञानी जीव नयों का प्रयोग कर रहे हैं, और शिवोपशम ज्ञान में एक समय वो पकड़ में आता नहीं है, असंख्या समय बीत जाए तब पकड़ में आता है। एक समयवर्ती पर्याय वो शिवोपशम ज्ञानी के यानी जो नए ज्ञानी है उसके पकड़ में आने वाली वास्तव में तो नहीं है। तो अगर हम केवल इतना ही कहें कि ऋजु सूत्र ने तो एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है, तो उसका विषय ही क्या रहेगा? शुद्ध ज्ञानियों का ज्ञान का कोई विषय ही नहीं रहेगा। तो जो हम जिसको पकड़ पाते हैं उसको ये ऋजु सूत्र ने विषय बनाता है कि नहीं बनाता है? कि उसको भी बनाता है। तो इस तरह से ऋजु सूत्र ने के भी दो भेद कर देते हैं। जैसे कल हमने शुद्ध संग्रह, अशुद्ध संग्रह, शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार किया था भेद, इसी तरह से इसके भी सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने और स्थूल ऋजु सूत्र ने, शुद्ध अशुद्ध भी बोल सकते हैं लेकिन वो सूक्ष्म और स्थूल करके शब्द वहां दिए। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने और स्थूल ऋजु सूत्र ने ऐसे दो भेद ऋजु सूत्र ने के किए हैं। तो जो ने एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है
अब जो कथन में एक समयवर्ती पर्याय के अगर कथन किए जाएंगे, यदि भी पकड़ में तो नहीं आएगा छद्मवेश के, लेकिन फिर भी जो कथन ऐसे होंगे जो एक समयवर्ती पर्याय के होंगे, तो वो तो कहलाएगा सूक्ष्म ऋजु सूत्र नहीं। एक समयवर्ती पर्याय को विषय करने वाला वो है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नहीं। और जो अनेक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है वो है स्थूल ऋजु सूत्र नहीं। तो अब इसमें क्या है, यहाँ जो शब्द देखिए, जो नए वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत पदार्थ को, तो दो तरह की पर्याय होती हैं। पहले हमने पढ़ा, बेसिक क्लास में पढ़ने चलाया था, और वैसे भी द्रव्य संग्रह आदि क्लासेस में बीच बीच में चल चुका है। पर्याय दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी दो प्रकार की पर्याय होती है? जिनको पता है वो लिपसिंग कर रहे हैं, बोलिए रजनी जी, कौन सी दो प्रकार की पर्याय होती है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। हाँ, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय और गुण पर्याय, अपन ऐसा कहते हैं उसको, या अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय ऐसा भी कहते हैं। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दो प्रकार की पर्याय हैं। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बोलिए शांति। जो द्रव्य की पर्याय होती है, जो हमेशा वाली वो पर्याय है, नहीं। और पूर्णिमा जी। गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय। हाँ, जो गुणों का परिणमन है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा सामान्य रूप से लघु सिद्धांत प्रवेशिका में ये दी है, पर वास्तव में मतलब वो समझ लो वहां थोड़ा स्थूल रूप से दी गई है। वास्तव में अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? इस सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। सूक्ष्म पर्याय को अर्थ, और गुणों की जो पर्याय होती है वो सूक्ष्म ही होती है। सूक्ष्म पर्याय को वो भी लिख लीजिए, उसमें भी, उसमें तो परिभाषा ऐसी दी है वहां सिद्धांत प्रवेशिका में, तो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं, वहां तो ये परिभाषा दी हुई है। पर वो परिभाषा ठीक है, वहां दी है, वो अपने को याद भी है, उसको रख के फिर साथ में लिखे स्थूल नहीं सॉरी सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? रेणु जी पता है व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? ध्यान है लेकिन परिभाषा नहीं बोल पा रही हूँ। जैसे ठीक। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं, ये वही वहां से अपन ने सीख रखा है, क्योंकि वहां प्रदेशत्व गुण छोड़ा था अर्थ पर्याय में, तो ये लेकिन इसकी भी एक्चुअल परिभाषा क्या है? स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब अगर हम मूल ग्रंथ पढ़ेंगे सिद्धांत प्रवेशिका को छोड़ के, और अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का जहाँ प्रकरण आएगा वहां यही परिभाषाएं आपको मिलेगी, सूक्ष्म पर्याय और स्थूल पर्याय के रूप से। तो सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो नए वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत पदार्थ को, तो अर्थ पर्याय रूप परिणत मतलब जो सूक्ष्म पर्याय है उस सबको सतरूप सिद्ध करता है। सतरूप सिद्ध करता है का मतलब उस पर्याय को वो है, सत का मतलब है,
तो उस पर्याय को वो है ऐसा बता रहा है ऐसा बता रहा है, इसका मतलब है उसको विषय बना रहा है। सिंपल बात है, लेकिन अपने को थोड़ी लैंग्वेज कठिन सी लगती है गाथा के आधार पर। सतरूप सिद्ध करता है, इसका मतलब क्या है? सतरूप सिद्ध कर रहा है, इसका मतलब वो है ऐसा सिद्ध कर रहा है। और है सिद्ध कर रहा है, इसका मतलब क्या है? न है, तो वो उसको विषय बना रहा है। तो बस सिंपल बात क्या है कि जो न वर्तमान काल में जो सूक्ष्म पर्याय है, सूक्ष्म पर्याय से परिणत द्रव्य को जो विषय बनाता है, या द्रव्य की सूक्ष्म पर्याय को, एक समयवर्ती पर्याय सूक्ष्म पर्याय है, उसको जो न विषय बनाता है, वो ऋजु सूत्र न कहलाता है। सीधी सी आप लोग वो निकाल लीजिए जिनके पास है तत्वार्थ मणि प्रदीप। ये आपने पहले पढ़ा रखी है कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। हाँ, तो वो पहले सिद्धांत प्रवेशिका में वही चलता है ना, उसी आधार पे वो और प्रदेशत्व गुण के आकार रूप परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये हाँ आपने पहले करवा रखा है। हाँ, वो द्रव्य संग्रह के समय उस समय चला था, और क्योंकि ज्यादातर अपना यही चलता है, लेकिन इसमें वास्तव में ये है, परिभाषा ही है। अभी देखिए, अपन तत्वार्थ मणि प्रदीप से दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें निकालिए ये ऋजु सूत्र नया वाला विषय, कौन से पेज पे है, देखो मैं भी निकालू। देखो ये ऋजु सूत्र में पेज नंबर 182 पे आएगा। ये तो ऋजु सूत्र नया हो गया। ऋजु सूत्र नया मुख्य रूप से क्षण क्षण में ध्वंस होने वाली पर्यायों को वस्तु रूप से विषय करता है। ये दो प्रकार का है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। जो द्रव्य में, ये पेज नंबर 81 पर लास्ट है। जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है, उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। ठीक है, जैसे सभी शब्द क्षणिक है। और जो अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनुष्य पर्याय रूप से ग्रहण करता है, वह स्थूल ऋजु सूत्र न है। अब देखिए आगे, अगले पेज पे, सूक्ष्म ऋजु सूत्र न एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है, और स्थूल ऋजु सूत्र न अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। यहाँ पर ये जो दिया है ना, अर्थ पर्याय किसे कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र किसको विषय बना रहा है? अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय कैसी है? एक समयवर्ती। एक समयवर्ती का मतलब क्या है? सूक्ष्म पर्याय। सूक्ष्म पर्याय को अपना विषय बना रहा है। और स्थूल जो सूत्र ने अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कह रहे हैं? जो अनेक समयवर्ती है अर्थात स्थूल है, उसको यहाँ द्रव्य पर्याय भी कहा। जो अपन कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय, मनुष्य आदि पर्याय है, ये द्रव्य पर्याय है। तो जो स्थूल ऋजु सूत्र ने है, वो स्थूल पर्यायों को यानी व्यंजन पर्याय को विषय बनाता है, और जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है, वो सूक्ष्म पर्यायों को अर्थात अर्थ पर्यायों को विषय बनाता है। तो ये जो बोल रहे हैं मतलब एक समयवर्ती का मतलब तो सूक्ष्म हो गया, और जो अनेक समयवर्ती है वो व्यंजन, वो हाँ, स्थूल है तो पर वो प्रतिशण बदलती तो रहती है। प्रतिशण एक अलग अलग पर्याय को प्रतिशण होती है। बदलती है, प्रतिशण बदलती है, लेकिन फिर भी हम उसको एक पर्याय रूप से बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान में हमारी मनुष्य पर्याय, ऐसे बोलते हैं ये मनुष्य पर्याय का काल थोड़ा ही है, ये मनुष्य पर्याय की कीमत समझो। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है भाभी, बीच में चली गई थी। अच्छा, तो ये यदि हम ये समझे कि पर्याय तो एक समय की होती है, हर क्षण बदलती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में हमारी मनुष्य पर्याय। हम मनुष्य पर्याय का हम एक समय वाली को नहीं देखते हैं,
हम जन्म से मरण तक की पूरी पूरी जो स्थिति है उसको मनुष्य पर्याय कहते हैं, उसी को कहते हैं ना, या केवल इस एक समय वाली को मनुष्य पर्याय, फिर अगले समय वाली को मनुष्य पर्याय। तो वो जन्म से मरण तक की जो पूरी स्थिति है ये एक समय की नहीं है, 60 70 80 90 जितने भी साल तक जिसका जीवन है, तो ये हमने पकड़ा है स्थूल पर्याय। तो स्थूल पर्याय को विषय करने वाला पर्याय को विषय कर रहा है मनुष्य पर्याय। ये जो शब्द कहा गया कौन से नय से कहा गया, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से कि स्थूल ऋजु सूत्र नय से, स्थूल ऋजु सूत्र नय से ये मनुष्य पर्याय शब्द कहा गया। और समझ लो कि और उत्पाद व द्रव्य हर समय होता है, इस तरह का कोई कथन किया जाए तो वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का कथन होगा। उसके कथन कम ही मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे पर वो कम मिलेंगे ज्यादा। हमने कहा आज का दिन, ये आज का दिन कह रहे हैं हम। आज क्या है कि आज तो क्या तिथि है आज, चतुर्थी पंचमी जो भी है, आज पंचमी है। तो ये पंचमी है, ये कहा, ये कौन से नय से कह रहे हैं, स्थूल ऋजु सूत्र नय से। एक समय की पर्याय नहीं ले रहे, वो एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक पूरा 24 घंटे का जो भी टाइम पीरियड है। अभी कौन सा महीना चल रहा है कि अब तो अक्टूबर चालू हो गया, तो अक्टूबर चालू हो गया तो 30 दिन की हम वर्तमान पर्याय ले रहे हैं, स्थूल ऋजु सूत्र है। तो ज्यादा कथन होते हैं वो स्थूल ऋजु सूत्र ऐसे होते हैं। ये तो जो अपन पढ़ते हैं तदंतर पुरुष संधि परिवार और बाद वाली पर्याय, ये सब सूक्ष्म ऋजु ये सूत्र सूक्ष्म का ऋजु सूत्र है। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में भी जो 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 यहाँ कारण कार्य जिसको बताया था ना, यहाँ वाला, वैसे अपन कहते हैं तत्समय की योग्यता को, तत्समय की योग्यता को जो हम कार्य का उपादान कारण कह रहे हैं वो भी सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से। और यहाँ जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अपन पढ़ के आए थे कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो कारण है और फिर उत्तर पर्याय वो कार्य है, ऐसा कारण कार्य का भी। तो वो भी एक समय वाली पर्याय को, जस्ट पहले वाला एक समय, उसको पकड़ा था। और कहीं कहीं अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का पूरा क्रम सिलसिला, तो अगर एक समय से अधिक पर्यायों को पकड़ा जा रहा है तो वो स्थूल ऋजु सूत्र में हो जाएगा। और जस्ट एक समय पहले वाली पर्याय को पकड़ा जा रहा है तो वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र में हो जाएगा। जैसे वो चार अभाव वगैरह पढ़ते हैं तो वो भी इसमें आएगा क्या सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय में? वो चार अभाव भी पढ़ाए थे ना आपने, वो स्थूल के एक पर्याय अंतर्गत ही एक पर्याय। मतलब वो जो उदाहरण उसमें लेते हैं वो तो उदाहरण तो स्थूल में ही चले जाएंगे। दूध का दही में, दही का दूध में, तो वो तो स्थूल पर्याय हो गई। तो इस तरह से ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ पाठमणि प्रदीप में ही देखो, यहाँ शुद्ध पर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है, अपितु अनेक पर्यायों के समुदाय रूप पर्याय न होकर अकेली एक पर्याय से है। चाहे वह पर्याय मान लो मिथ्यात्व की हो, मलिन ही हो, अशुद्ध हो, ऐसा अशुद्धता अशुद्धता यहाँ नहीं देख रहे, यहाँ तो बस अकेली है तो शुद्ध है, एकत्व ही शुद्धता है। यही कारण है कि एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाले ऋजु सूत्र नय को शुद्ध ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। और उस एक समयवर्ती पर्याय के अत्यंत सूक्ष्म होने से उसे विषय करने वाले नय को सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है, और यही वास्तविक ऋजु सूत्र नय है। तथापि यह भी तो सत्य है कि एक समयवर्ती पर्याय सूक्ष्म ज्ञान वालों की पकड़ में अनेक समय बाद ही आती है, इसलिए उसके माध्यम से, वो एक समय वाली पर्याय के माध्यम से कुछ व्यवहार संभव नहीं है। देखिए थोड़ा अगले पेज पे रहिए, टिक पे। ये मनुष्य आदि पर्याय अनेक पर्यायों के समूह रूप पर्याय हैं, अतः अशुद्ध कही जाती हैं। इन्हें विषय बनाने वाले नय को भी अशुद्ध ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। देखो, मनुष्य पर्याय तो अनेक पर्यायों का समूह है ही है, पहले तो अनेक द्रव्यों का ही समूह है। मनुष्य पर्याय अकेले जीव की या अकेले शरीर पुद्गल की नहीं है, दोनों की मिलजुल के एक पर्याय हुई है। अब उसमें जीव तो एक है भले ही, द्रव्य और पुद्गल द्रव्य कितने हैं? पुद्गल द्रव्य भी एक नहीं है, अनंत है। परमाणु परमाणु देखे जाए तो अनंत पुद्गल परमाणु और एक जीव, तो वो अनंत पुद्गल परमाणुओं की पर्याय कितनी सारी हो गई?
देखो शरीर का परिणमन भी इससे पता लगता है कि शरीर पूरा एक सिंगल नहीं है, जीव तो अखंड है। तो जीव की जो पर्याय होगी ना, पूरे पैर के नाखून से लेके मतलब ऊपर तक पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं, तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में जीव की पर्याय एक सी है। मिथ्या दर्शन है तो सब जगह, सम्यक दर्शन है तो सब जगह, मति ज्ञान है तो सब जगह, शुद्ध ज्ञान है तो सब जगह, वह एक सी है। लेकिन शरीर क्योंकि एक सिंगल द्रव्य नहीं है, तो शरीर का परिणमन कहीं सफेद होता है, कहीं काला होता है, कहीं मान लो कोई लग गई है या कोई पस पड़ गया है, कोई बीमारी हो गई है। अच्छे भला स्वस्थ शरीर में भी ऐसा होता है, कभी कभी सिर गर्म है पैर ठंडे हैं, भाई पैर गर्म है सिर ठंडा है। कभी कभी हथेलियां गर्म होती हैं तो ऐसे लगता है किसी छुओ तो कभी बुखार हो रहा है क्या, फिर यहाँ से छुओ तो ठंडा हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई कोई पार्ट ज्यादा ठंडा हो रहा है, कोई पार्ट ज्यादा गर्म हो रहा है, कहीं रंग कैसा है, कहीं रंग कैसा है। ये जो बाहर रहता है खुला हिस्सा, वहां रंग डार्क होता है, जो कवर रहता है वहां कंपैरेटिवली रंग थोड़ा गोरा होता है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग परमाणु है, इसलिए उनका परिणमन अलग अलग हो रहा है ना, काला गोरा रूप, ठंडे गर्म रूप, इस तरह से। इससे भी समझ में आ रहा है कि ये एक द्रव्य की पर्याय नहीं है, और वो सबकी मिलजुल के इतनी सारी पर्याय है, इसलिए स्थूल पर्याय है। स्थूल पर्याय को विषय करने वाला न है, वो स्थूल ऋजु सूत्र न है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं भावार्थ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। वस्तु समय समय परिणमन करती है, अतः एक समय की वर्तमान पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। यह इस ऋजु सूत्र नय का विषय है। वास्तविक विषय तो ये शुद्ध जो है वही है, और वास्तव में तो ये एक समयवर्ती पर्याय वह ऋजु सूत्र नय का विषय है। यह नय इतनी मात्र ही वस्तु को कहता है। घड़ी मुहूर्त आदि काल को भी व्यवहार में वर्तमान कहते हैं। वह उस वर्तमान काल स्थायी पर्याय को भी सिद्ध करता है, इसलिए स्थूल ऋजु सूत्र संज्ञा है। इस तरह तीन तो पूर्वोक्त द्रव्यार्थिक और एक ऋजु सूत्र नय, ये चार नय तो अर्थ नय कहलाते हैं। देखो दो तरह से भेद चल रहे हैं इनके, दो तरह के भेद हमने शुरू में पढ़े थे, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, और एक ज्ञान ने अर्थ ने शब्द ने। ठीक है, एक एक सेट है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का, एक सेट है ज्ञान ने शब्द ने और अर्थ ने का, और एक है सेट इन सात नयों का, नैगम संग्रह आदि। तो इन सात नयों को उन दो में भी सेट करना है, और इन सात नयों को उन तीन में भी सेट करना है। फिर से सात नय है अपने पास, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ और एवं भूत, ये सात नय हैं। इन सात नयों में से इन सातों को द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में देखना है कि कौन से नय द्रव्यार्थिक है, कौन से नय पर्यायार्थिक है। नहीं, ठीक है, ये एक बात हो गई। और इन्हीं सात नयों को हमको तीन रूप से देखना है कि कौन से नय ज्ञान नय है, कौन से नय अर्थ नय है, और कौन से नय शब्द नय, ये देखना है। तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में तो सिंपल है, चार में से तीन थे द्रव्यार्थिक। कौन कौन से तीन? नैगम संग्रह और व्यवहार, और बाकी के चार हैं वो हैं पर्यायार्थिक एवं ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। ये हो गया। चार्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, मतलब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसा दो भेद लिख के उनके नीचे नैगम संग्रह जो जो है वो लिख सकते, दोनों तरफ से कर सकते हैं। और नहीं तो नैगम संग्रह आदि सात नाम लिखो, फिर कौन कौन से द्रव्यार्थिक है कौन कौन से पर्यायार्थिक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे ये सात नाम लिख दिए, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीन तो हैं द्रव्यार्थिक और ये चार हैं पर्यायार्थिक। ठीक है, एक तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऊपर लिख दें द्रव्यार्थिक, उनके नीचे नैगम संग्रह व्यवहार, और इधर लिख दें पर्यायार्थिक, उनके नीचे शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ऐसा कर दें।
दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से कर लीजिए जैसा। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरी तरह से अपने को करना है। अगर अभी इन्हीं में अब इन्हीं में अपन, ये मेरा मिटेगा नहीं, पर आप इसी तरह का आप दूसरा बना सकते हैं कि अब एक एक को देखें। नैगम ने क्या है, ज्ञान ने, शब्द ने और अर्थ ने में से। तो नैगम ने ज्ञान ने है। ठीक है, एक बात, ये इसको पहले वैसा समझते हैं, वो ज्यादा सरल पड़ेगा। यहाँ 3 लिखे, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने। पहले ये समझते हैं, फिर वैसे भी कर लेंगे, ये पहले समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। ज्ञान ने में कौन सा ने आएगा? ज्ञान ने में अकेला नैगम नहीं, क्योंकि वो ज्ञान और तो है, वो वस्तुभूत को ग्रहण कर रहे हैं। संग्रह ने वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है, व्यवहार ने वस्तुओं में भेद डाल रहा है। द्रव्यार्थिक क्यों है? संग्रह और व्यवहार ने द्रव्यार्थिक क्यों है? वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं ना, द्रव्यों को संग्रहित कर रहे हैं, द्रव्यों को में भेद डाल रहे हैं, इसलिए वो द्रव्यार्थिक ने है। और ये पर्यायों को विषय बना रहा है, जो सूत्र और आगे शब्द समय विरूढ़, तो पर्यायार्थिक में जाएंगे। तो नैगम ने क्या है? नैगम ने वस्तुओं को भी विषय बनाता है, और जो ज्ञान में है, अभी वस्तु रूप से नहीं है लेकिन ज्ञान में है, उसको भी विषय बनाता है। तो ज्ञान में जो चीजें हैं, ज्ञान को विषय बनाने वाला वो अकेला नैगम ने है। संग्रह ने और व्यवहार ने ज्ञान में वर्क नहीं कर रहा है, ज्ञानात्मक चीजों को विषय नहीं बना रहा है, वो तो एक्चुअल में जो वस्तुएं हैं उनके ग्रुप बनाए। संग्रह ने और व्यवहार ने भूतकाल में हमारे ज्ञान में क्या था, भविष्य में ज्ञान में क्या होगा, उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। वो केवल वर्तमान में जो वस्तुएं हैं उनके ग्रुप और उनमें भेद, ये काम कर रहे हैं संग्रह व्यवहार। ठीक है, तो ज्ञान को विषय बनाने वाला यानी ज्ञान ने अकेला है नैगम ने। अब अर्थ ने यानी वस्तुओं को विषय बनाने वाले ने कौन कौन से हैं? जो वस्तु को विषय बनाता है तो वो है, नैगम ने भी बनाता है, संग्रह ने भी बनाता है, और व्यवहार ने भी बनाता है, और ऋजु सूत्र ने भी बनाता है। ये चारों ने वस्तु को विषय बनाते हैं, अर्थ ने। अभी शब्द ने अपन ने पढ़ेंगे, लेकिन पहले के तो पढ़े हुए हैं। तो शब्द ने से संबंधित वो 3 ने हैं, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। तो ज्ञान ने में अकेला नैगम ने, अर्थ ने में 4 ने, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, और शब्द ने में शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ऐसे 3 ने। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी आगे और पढ़ेंगे अपन स्वरूप, तो और उसको साथ में देख लेंगे। अब इसको अपने को उस तरफ से लिखना है, कैसे कि नैगम, संग्रह आदि ऊपर लिखे, अब आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया सबका, ये हो गया ना सबका। अब देखिए, इधर आ जाइए, ये नैगम, संग्रह आदि लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि नैगम ने ज्ञान ने है, अर्थ ने है कि शब्द ने है। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी। ज्ञान में है जी। और ज्ञान अर्थ ने, नैगम, संग्रह, व्यवहार और अरे आप एक बोलिए खाली, मैंने जो पूछा है। ठीक नैगम है ने किस में जाएगा तीनों में से? ज्ञान ने बताएगा जी। ज्ञान ने। इनके साथ कौन कौन है, हाथ खड़ा कर दीजिए। ये 2 उंगली मत दिखाइए, मैं ये पूछ रही हूँ, इनके साथ जो जो है वो ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए। इन्होंने जवाब दिया है नैगम ने, ज्ञान ने में, अकेले में।
तो सही है इनका। मीना चाची मना कर रही है, तो बताइए फिर नैगम ने किसके अंतर्गत जाएगा? अर्थनय भी तो है नैगम्य बहुत के बढ़िया। साथ। तो नैगम ने अकेला ज्ञान ने नहीं है, नैगम ने ज्ञान ने भी है और अर्थ ने भी है, ठीक है ना। नैगम ने ज्ञान ने और अर्थ ने दोनों है, ठीक है, दिख रहा है। नैगम ने ज्ञान ने और अर्थ ने दोनों है। संग्रह ने, संग्रह ने कौन सा है? बोलिए रेखा जी। अर्थ में, संग्रह ने अकेला, अर्थ अर्थ में, ने। व्यवहार ने, बोलिए वर्षा अभी। अर्थ ने, व्यवहार ने भी अर्थ ने। ऋजु सूत्र ने, वो भी अर्थ ने। अर्थ ने, ठीक है। और शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये सब शब्द ने, तीनों अलग अलग शब्द ने, ठीक है। तो अकेला नैगम ने है वो दोनों में जाएगा, ज्ञान ने में भी और अर्थ ने में भी। बाकी संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र ये अर्थ ने है, और शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत ये शब्द ने है। तीन हो गए। द्रव्यार्थिक नहीं भी आएगा ये, द्रव्यार्थिक नहीं भी है। द्रव्यार्थिक में तो अपन ने कर दिया ना, वो तो एक अलग ग्रुप बनाए, दो ग्रुप, दो चार्ट या दो ग्रुप बनाए ना अपन ने, वो तो पहले अपन ने, वो तो इजी था। अपन इसमें द्रव्यार्थिक में तीन ही ले सकते भाई, निगम नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं भी हुआ, अर्थ नहीं भी हुआ हाँ, और ज्ञान नहीं भी हुआ। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो मतलब द्रव्यार्थिक प्रयार्थिक का ग्रुप वो एक अलग रहता है, तो उसके अपन ने उसको पहले कर लिया। और ये शब्द, ये ज्ञान ने अर्थ ने शब्द ने, ये अलग ग्रुप रहता है। वो ग्रुप ही अलग टाइप के हैं, इसलिए अलग अलग किया है। एक साथ भी बोल सकते हैं। जब एक साथ कहा जाए या पूछा जाए कि दोनों में से सब में से बताओ, तो फिर वो एक साथ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर इनको कहा कि तीन तो पूर्वोक्त द्रव्यार्थिक और एक ऋजु सूत्र ने, ये चार ने, तीनों जो द्रव्यार्थिक ने के विषय कहे थे, नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये चार ने अर्थ ने कहलाते हैं। अब ये शब्द नय की चर्चा है, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। बोलिए। मैम ये मतलब अर्थ ने को इस तरह बोल सकते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसको ही विषय बनाता है, हाँ, जो अर्थ ने कहा ही था ना, जो वस्तु को विषय बनाता है मतलब वो जो अर्थ प्रत्यक्ष है। सामने है वही। हाँ, सामने मतलब जो है वस्तु रूप से। अब हमने कहा द्रव्य छह होते, तो कुछ होते ना सामने, सामने मतलब आंख के सामने नहीं, पर वो है द्रव्य रूप से। पर्याय को विषय नहीं बना रहा है, पर्याय को नहीं बना रहा है, खाली अपने ज्ञान में ही जैसे बस जैसे निगम कल्पना। में तो ज्ञान में भी हाँ, कल्पना में भी आ रही है हाँ, तो चीज, वो बोल रही हूँ। अर्थ ने वो है, कल्पना को विषय नहीं बनाएगा, हाँ वस्तुभूत वही। जो होगा उसको विषय बनाएगा, वो और अर्थ। निगम में ने जो चीज नहीं भी है उसको भी विषय बना रहा है। हाँ, कल्पना को भी वो विषय बना रहा है। संकल्पना मतलब ऐसे नहीं, संकल्प को, कल्पना मतलब है संकल्प। इस तरह से ये चार नयों की चर्चा हुई है। अब ये शब्द नय क्या है, तीनों एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं तीनों शब्द नयों को, फिर अगली क्लास में लेके और फिर ये आगे की बात अपन करेंगे। अ, अभी समय अपना हो गया, कल क्लास नहीं हो पाएगी जहां तक है, फिर भी आप लोग मैसेज देख लीजिएगा ना। और अगर मैं थोड़ा एंड टाइम पे मैसेज डालूं तो आप लोग आ पाएंगे, मतलब थोड़ा सा एंड लास्ट में डाल दूं कि हो रही है कि नहीं हो रही है, एकदम आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले, ऐसा करके। तो आप लोग मैसेज देख लीजिएगा कल का जैसे भी है। नहीं होगी तो भी मैसेज डालूंगी, होगी तो भी मैसेज डालूंगी, कंफ्यूजन में नहीं, लेकिन आधा घंटा एक घंटा पहले मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। बोलिए। होगी तो दोनों ही होगी या दोनों ही नहीं होगी, होगी दोपहर तो वाली? कोशिश तो यही करूंगी कि दोनों ही हो जाए, वो भी मेरे को डिपेंड करेगा कितना टाइम है। अगर ऐसा होगा कि एक क्लास का निकल गया, एक क्लास का बचा है, बाद वाली हो सकती है। हाँ तो एक ले लेंगे, और नहीं होगा तो फिर मना कर देंगे, ठीक है। चलिए, अभी जनवाणी स्तुति कौन बोलना चाह रहे? पूर्णिमानी बोलिए।
अभ्यास होता टिकाही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा साधवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जय बनते बरते। सर्वज्ञ शासन जय बनते बरते, निर्ग्रंथ शासन जय बनते बरते। जब शाम में